हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार RSMSSB बोर्ड के लिए LDC एग्जाम की और छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम है उन दोनों के लिए सामान्य विज्ञान दैनिक विज्ञान का जो आपके सिलेबस दे रखा है उनकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम सभी लोग साथ में पढ़ते ही पढ़ते इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि हमने सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में भौतिक विज्ञान फिजिक्स को शुरू किया था, जिसके अंदर प्रकाशिकी वाला जो टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा वाले टॉपिक की, और विद्युत धारा वाले टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विद्युत सेल के बारे में, और विद्युत सेल के अलग अलग टाइप के बारे में अपन ने पढ़ा था। और ये देखा था, मैंने ये बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछे गए थे। एक आप सभी विद्यार्थियों का जो है एक डाउट आ रहा था कि सर क्या ये क्लासेस एनसीईआरटी बेस है? तो बिल्कुल ये क्लास जो है 6 to 12 की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, जो आरबीएससी की बुकें हैं, उन्हीं पर आधारित है। उन्हीं में से मेन कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं और उन्हीं में से उदाहरण वगैरह हम ले रहे हैं। ठीक है, वही बुकें आपको पढ़ाई जा रही है, टेंशन मत लीजिएगा। और जब जहां तक की बात है आईआईटी जेई एडवांस इनके लिए, नीट के लिए भी हम एनसीईआरटी को ही प्रिफर करते हैं, तो यहाँ भी आप लोगों को एनसीईआरटी के बेस पर ही पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? साथ ही साथ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है दो, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे संबंधित लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। और एक आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं अभी तक एलडीसी के, उनके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन साइंस के क्वेश्चंस का एक एक पेपर का एक एक वीडियो बना करके पूरी व्याख्या के सहित क्या वो पूरा पेपर यहां पर हम डिस्कस कर लेवे? यदि आप लोग सभी बताएंगे तो हम बीच में 4-5 दिन निकाल करके लगातार पेपर को डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको ये समझ आ जावे कि हाँ किस प्रकार का अपना सिलेबस है और किस प्रकार को अपने को आगे पढ़ करके आगे बढ़ना है और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर? एक विद्यार्थियों का डाउट है कि सर न्यूमेरिकल आएंगे, तो देखिए न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से कितने आ रहे हैं, किस लेवल तक जाएगा, वो चीज भी मैंने यहाँ डिस्कस करी है। तो जो भी विद्यार्थी नया जुड़ता है उनसे यही अनुरोध है कि वो पहली वीडियो से नोट्स बनाते हुए आइए। आप लोगों को कंप्लीट एकदम साइंस यहाँ पर मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, और लगातार क्लास हो रही है। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारी रेगुलर रहती है। सैटरडे और संडे 2 दिन जो है दोस्तों, देखिए मुझे भी अपने निजी जीवन के लिए चाहिए होते हैं, और यहाँ पर जो है उस 2 दिन हम क्लास नहीं लेते हैं। बाकी आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास मिलती है। तभी तो यार ये देखिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कोर्स हुआ है और वैकेंसी आने से पहले हुआ है। बड़ी बात ये है, अब बहुत सारी क्लासें आ जाएगी प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया है। आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। और एक लास्ट डाउट है, उसके बाद आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा कि सर हम ये पढ़ने के बाद में कोई कोर्स ले या नहीं ले। तो मैंने आपको स्पष्ट कह दिया है, साइंस की बुक आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। हाँ, फिर भी किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है तो वो मेरे नोट्स लेना चाहे तो ले सकता है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। बाकी बता दूं कि जो यहाँ पढ़ाया है वही चीज मिलेगी। अगर इसमें है लिखवाया है तो वहां भी है ही मिलने वाला है। उसके अलावा कोई कंटेंट उस नोट्स के अंदर ऐड नहीं होगा, ये पहले ही बता देता हूं। जो यहाँ पढ़ाऊंगा वही मिलेगा। ये नहीं कि सर वो यूट्यूब पे भी आपने फ्री पढ़ाया था फिर हमसे पैसे लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया है। वो नोट्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर कोई चाहता है कि मैं लिखूं नहीं और डायरेक्ट प्रिंट निकाल करके पढ़ लूं और फिर जब यहाँ वीडियो आएगा तो कॉन्सेप्ट समझ लूं, तो वो आपकी इच्छा है, मैंने नहीं कहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में अपन ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि जो सेल होते हैं उनका विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, तो बेसिकली एक कूलम चार्ज का एक पूरे परिपथ में एक चक्र लगाने के लिए सेल ने जितनी ऊर्जा प्रदान की होती है उसी को सेल का ईएमएफ कहते हैं। और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत वाहक बल क्या
जो है वो तो पढ़ लिया था कल। अब आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखवाई थी, अगर आप लोगों को याद है तो ये वाली लाइन देखिए, क्या लिखवाया था मैंने कि विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो विभवांतर से सदैव अधिक होता है। अब ये अधिक क्यों होता है वो भी समझ आएगा, देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आज की हेडिंग डालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर, चलिए लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आप इस प्रकार से सामान्य भाषा में अगर समझना चाहें तो एक मिनट में समझा देता हूं क्या होता है ये आंतरिक प्रतिरोध का सीधा सा मतलब इतना है कि जिस प्रकार से रावण के जीवन में एक विभीषण था, उसी प्रकार से सेल के जीवन में एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता होगा कि रावण का विभीषण ने क्या किया था, विभीषण ने क्या किया था, जो भी अंदर की बातें थी वो सभी बाहर जाकर के बता दी थी। अल्टीमेटली उसने ये किया था कि रावण का विरोध किया था। ऐसे ही यहां पर भी क्या होता है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है सेल के बाहर जो प्रतिरोध लगे हुए वो तो विरोध करते ही करते हैं, इसके खुद के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जो सेल के ही विभव प्रदान करते वक्त क्या करता है, उसका विरोध करता है। उसी आंतरिक विरोध को ही हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से ही सेल के ईएमएफ और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, उन दोनों में अंतर आता है। किसकी वजह से, इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। लिखेंगे सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध, एक मिनट हो गया, उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर, छोटे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटे आर से। बड़े आर से प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है और छोटे आर से आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध बराबर होता है E माइनस वी बट्टे आपका आ जाएगा क्या, I, क्योंकि यहां पर भी ओम का नियम ही लगता है, क्या, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये E माइनस वी तो काम करता है V के रूप में, और R है R, तो I का गुणा होगा R से, तो आई आर बराबर हो गया E माइनस वी। तो अल्टीमेटली ओम का नियम आ गया। अब यहां पर देखिए आप चीज कि ये जो स्मॉल r है ये तो क्या है, आपका आंतरिक प्रतिरोध है। ये तो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। और अगर बात करें I की तो ये क्या है, विद्युत धारा जो परिपथ में बहेगी, विद्युत धारा। और ये जो V है
इस V को कहा जाता है विभवांतर। क्या कहा जाता है? विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। और जो आपका ये E है, ये E क्या है? इस E को ही कहा जाता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। क्लियर? अब देखिएगा कि R बराबर है E माइनस वी अपॉन में आई। I है विद्युत धारा, V है विभवांतर, R है आंतरिक प्रतिरोध और E क्या है? विद्युत वाहक बल। अब अगर हम एक रिलेशन निकालें यहां पर तो देखिए क्या आएगा। I इंटू स्मॉल r प्लस V बराबर आ जाएगा E। आ गया? ये देखो, अब इस रिलेशन को देख करके सीधे सीधे हमें ये दिख रहा है। अरे अच्छा, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, उस तरफ लिख दिया था है ना ये, वरना आधे बच्चे सोचेंगे ई का उल्टा हो गया। भाई ई बराबर है V प्लस आई आर, बात वही थी पर उस तरफ लिखने से आधों को ई उल्टा दिख रहा था। तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर आ गया। ठीक है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर जो आपके पास में लिखा हुआ है, तो आप ये खुद बताइए कि अब आपको पता चला या नहीं कि भाई V का मान कितना ही बड़ा हो जाए, है ना, उसके अंदर थोड़ा सा आई आर का मान कितना ही छोटा हो, लेकिन वो जब जुड़ेगा तो अल्टीमेटली E का मान तो बड़ा ही आएगा। इसीलिए वो लाइन मैंने आपको लिखवाई है कि विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो सदैव अधिक होता है किससे? विभवांतर से। और अब यहां पर आपको ये चीज दिख भी गई होगी, और विभवांतर से हमेशा अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इसके मान को थोड़ा सा बढ़ाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर और धारा और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य जो ये संबंध है, इस संबंध पर बेस्ड आपके एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आ सकता है, और उस न्यूमेरिकल को अपन आगे सॉल्व भी करेंगे कि किस प्रकार का आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है, कि स्पष्ट दे रखा है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम, और ये दो नियम है और इन दोनों नियम पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। हम अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला आप हेडिंग डालिएगा कि फैराडे के, एक मिनट है ना, वो लाइनिंग वाला पेज ले ले क्या अपन, एक मिनट है ना, लाइनिंग वाला पेज ले लेता हूं मैं। चलिए, अब अपन बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके बारे में। और प्रथम नियम की पहले बात करते हैं अपन। किसकी बात करेंगे? प्रथम नियम की। प्रथम नियम यह कहता है कि जब भी किसी भी कुंडली के अंदर, है ना, जब भी किसी, मुझे लगता है कि लाइनिंग से ज्यादा वही ठीक रहेगा, अपने प्लेन ही, है ना। एक, तो देखिएगा कि प्रथम नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम यह कहता है बेसिकली कि अपने पास में कोई एक कुंडली है, इस प्रकार की कुंडलियां बनी हुई है, मान लीजिए ऐसे आगे से आगे ये कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार की कोई कुंडली बनी हुई है। अब इस कुंडली के अंदर जो जैसे ही अपना एक चुंबकीय फ्लक्स, देखिए काफी डिटेल के अंदर अपन इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को केवल नियम याद रखने हैं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सीधे सीधे याद रखो कि कोई एक चुंबकीय फ्लक्स होता है जो एक भौतिक राशि है, ठीक है। अब जो चुंबकीय फ्लक्स इससे संबंधित है, क्या? चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। अब इससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है, उस चुंबकीय फ्लक्स में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे इस कुंडली के अंदर क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक उत्पन्न होता है। यह है प्रथम नियम। समझ में आ गई बात? तो फैराडे का जो चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में
जब परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक आपका क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अपन क्या कहते हैं, तो उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो उत्पन्न होना है उसी को कहते हैं अपन प्रथम नियम। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है ऐसी। और मैं इसको जो है कुंडली को तो साइड में कर देता हूं, और इस नियम को याद रखना, सीधे सीधे स्टेटमेंट आपके आ सकता है इसलिए, ठीक है। चलो ये लीजिए, अब इसकी बात करते हैं इसके अंदर कि जब किसी कुंडली से संबंध, जब किसी कुंडली से संबंध, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो, होता है तो, होता है तो एक, या ये कह सकते हो कुंडली में, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात, क्या होता है, तो जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर, यही है चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, जिसे अपन ये भी कहते हैं फैराडे का प्रथम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फैराडे के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम क्या कहता है कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन आएगा तो उसमें परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किसके कारण होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन के कारण। ये सीधे सीधे याद रखना है, ये काम की चीज है, आपसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूं, अगर किसी को सही से दिखाई नहीं दे रहा हो तो, है ना, इसको अपन नीचे भी कर सकते हैं। ये लीजिए, अब अच्छे से देखिएगा, लिख लीजिए अब, ठीक। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपकी इच्छा हो तो। अब बढ़ते हैं आगे और द्वितीय नियम की बात करते हैं। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, और बेसिकली द्वितीय नियम से ही क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो द्वितीय नियम से ही आया है, तो ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, अब देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम यह कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर थी, भाई उसमें परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन की दर क्या थी, यानी किस रेट से वो परिवर्तित हो रहा था, उस दर के अनुकर्मानुपाती होता है। यानी जितना फास्ट आपका वो परिवर्तित होगा उतना ही फास्ट उसका जो है विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। जितना कम वो धीरे 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 मतलब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, उतना धीरे 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 विद्युत वाहक में भी परिवर्तन आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये द्वितीय नियम है, और यहां पर एक फॉर्मूला आएगा वो पूछा जाता है। तो लिखेंगे प्रेरित विद्युत, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल में, प्रेरित विद्युत वाहक बल
मैं नहीं, चुंबकीय प्रेरण, सॉरी, हाँ, बल चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, की दर के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, होता है, अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला आता है एक, वो याद रखना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे अपन स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है माइनस एन इंटू डी फाई बाय डी टी। क्या होता है? तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी। अब यहां पर सर एन क्या है, फाई क्या है, सब लिखवाया जाएगा। सबसे पहले लिखें एन क्या है। एन होता है जो आपने कुंडली अभी पीछे देखी थी, उस कुंडली के अंदर कितने फेरे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कुंडली में, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। समझ में आ गई बात? कुंडली के अंदर जो फेरों की संख्या है वो, और डी फाइव बाई डी टी है। इससे डी फाइव बाई डी टी का क्या मतलब है? तो डी फाइव बाई डी टी का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। समझ में आ गई बात? तो फ्लक्स के अंदर जो परिवर्तन की दर है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और आपको मैंने बता रखा है कई बार कि फिजिक्स के अंदर जब भी आपका अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो वो हटेगा तो वहां एक कांस्टेंट आएगा, और यहां पर जो एन है वो एक कांस्टेंट के रूप में ही है। और एन का मतलब क्या है या मान कहां से निकालेंगे? तो जो कुंडली है उस कुंडली के अंदर जितनी फेरों की संख्या है उसी को अपन यहां पर एन कह रहे हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आप कैसे निकाल सकते हो? माइनस एन इंटू डी फाइव बाय डी टी से। समझ में आ गई बात? जैसे ही यहां पर फेरों की बात आई, यादव के दिमाग में आ रहा होगा कि हम भी सर शादी के साथ फेरे कब खाएंगे, है? शादी के साथ फेरे भी बहुत जल्दी खाओगे, क्योंकि जब आप नौकरी ले लोगे तो जीवन में चौकरी ऑटोमेटिक आएगी भाई, है ना? चलिए, अब बात करते हैं कि सर ये आखिर ऋणात्मक साइन क्यों आ रहा है फिर, है ना? तो इस ऋणात्मक साइन के पीछे कारण ये है बेसिकली कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उस दिशा में होता है या उस ऐसी दिशा में होगा ये परिवर्तन जिस दिशा में आपका परिवर्तन, जैसे आपने मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप कर रहे हो ऐसे आगे बढ़ते हुए, है ना? तो जो आपका ईएमएफ होगा उसमें जो परिवर्तन आएगा वो इस दिशा में आएगा, यानी इसके उल्टा चलता है बेसिकली। ये क्या करता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स इस ईएमएफ को उत्पन्न कर रहा है ये ईएमएफ उसी का विरोध करता है। या आप ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि आप देखते हैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन में कई सारे टीचर्स को या कई सारे विद्यार्थियों का चयन जो है किसी और कोचिंग से हो रहा है, किसी और टीचर को किसी ने फेमस किया या उसको जो है एक पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, और उसके बाद वे ही लोग उसी प्लेटफॉर्म की या बच्चे उसी प्लेटफॉर्म के बारे में कह देते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं है। आजकल जैसा कि आज लव मैरिज के बाद में जब बड़ा दुख होता है कि लव मैरिज के बाद में जब एक बच्ची या एक बच्चा ये कह देता है कि मेरे माँ बाप तो है ही नहीं है, मैं तो जानती ही नहीं इनको, तो जिन्होंने उनको उत्पन्न किया था, जो उसको जन्म देने वाली जन्म माँ थी, जननी थी उसकी, उन्हीं को पहचानने से विरोध कर देना, यानी जिन्होंने उत्पन्न किया उन्हीं का क्या करना, विरोध करना। तो यहां पर भी यही है, इस ईएमएफ को उत्पन्न कौन करता है?
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये क्या करता है, उसी का विरोध करता है, इस वजह से यहां पर माइनस साइन आया है। और इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। ये जो सूत्र है इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं, और शायद ये सूत्र ही पूछा गया था। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि ऋणात्मक साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में आगे। तो आप अब ये लाइन जरूर लिखना, ये काम आएगी। ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा ऐसी होती है कि, ऐसी होती है कि, ऐसी होती है कि, कैसी होती है, ऐसी होती है कि वह अपने उत्पत्ति के मूल कारण, उत्पत्ति के मूल कारण, उत्पत्ति के मूल कारण का विरोध करता है, कारण का विरोध करता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है, अपने ही जिसने इसको उत्पन्न किया था ये उसी का विरोध करने लग जाता है। ठीक, चलिए अब अपन ये समझ लेते हैं, जब से अपने पास एक नाम आ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता क्या है आखिर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप इसको शॉर्टकट इंग्लिश में याद रखो, EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है किसको, विद्युत वाहक बल को। और प्रेरित का मतलब तो है इंड्यूस, प्रेरित मतलब आपको मोटिवेट करना, किसी को इंड्यूस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, उसी को कहा जाता है प्रेरित। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो बेसिकली जब चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा विद्युत क्षेत्र होता है, गुरुत्व क्षेत्र होता है, वैसे ही चुंबक जो होता है एक, उस चुंबक के चारों ओर का जो एरिया है जहां तक वो अपना प्रभाव दिखाता है दूसरे चुंबक को आकर्षित करने का, उस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, ये इस प्रकार से आप बना भी लेना, ये मान लो इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। चुंबक के अंदर आपको पता होगा एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। इस चुंबक के चारों ओर मान लीजिए कि ये एक गोला है जहां तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो चारों तरफ का इतना इतना क्षेत्र है उसे अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब अपन बात करेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिशील चालक जो भी होगा, कोई भी एक चालक ले लीजिए, है ना। ये चालक मान लीजिए कि मैं लेता हूं, ये रेड कलर का बना देते हैं, ये लिया चालक अपन ने, मान लो ये लिया अपन ने क्या, चालक। अब ये जो चालक है, ये चालक आपका क्या करेगा, तो ये जब चुंबकीय क्षेत्र है इतना गोला, इसके अंदर ये रेड कलर का एक चालक है, और ये चालक क्या करेगा, गतिशील है। चालक क्या है, गतिशील है। और गतिशील होने के कारण क्या होगा, किसके जो ये दोनों सिरे हैं, ये वाला और ये वाला सिरा, इन सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जो ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, इसी विद्युत वाहक बल का नाम अपन ने क्या दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्यों, क्योंकि ये प्रेरित हुआ कब, जब आपका ये चालक इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चलने लगा, गतिशील अवस्था में आया, तब इसके दोनों सिरों पर क्या हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, प्रेरित हुआ है एक तरह से। समझ में आई बात। तो इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसका एक फॉर्मूला होता है
E बराबर वी वी बी एल साइन थीटा। क्या होता है? E बराबर वी बी एल साइन थीटा। अब V क्या है? तो V होता है आपके जो चालक है उस चालक का वेग कितना है, L होता है उसकी लंबाई, B यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा का मतलब है आपका जो एंगल है बी और एल के बीच, यानी चुंबकीय क्षेत्र और उसकी जो लंबाई है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, या उसकी वेलोसिटी के मध्य, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देखो लंबाई इस तरफ होगी तो वेलोसिटी भी तो इस तरफ ही होगी। लंबाई तो इधर माप रहे हो और दौड़ रहा इधर, ऐसे थोड़ी होता है। लंबाई जैसे मापोगे वैसे ही वो होता है। ठीक है, इस वजह से लंबाई का चाहे या फिर आप चाहे तो उसके वेग का, दोनों का ही जो एंगल बनेगा चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, उसी को अपन कहते हैं साइन थीटा। तो अब लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक, गतिशील चालक के सिरों पर, गतिशील चालक के सिरों पर उत्पन्न उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। सीधी सी बात ये ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई एक चालक गतिशील होता है तो उस चालक के दोनों सिरों पर क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस उसी विद्युत वाहक बल का नाम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी बी एल साइन थीटा। ठीक, जहां पर याद रखना ई का मतलब तो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये वी का मतलब होता है वेग, यानी ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है या वेग स्पीड से चल रहा है। बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और एल का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसकी लंबाई, ये चालक भाई कितना लंबा है। ठीक, और साइन थीटा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, चाहे उसकी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो एंगल बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं? आपका साइन थीटा कहते हैं। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि विद्युत वाहक बल हो चाहे विभवांतर हो, एक ही बात है, और विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो ईएमएफ का भी मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? लिख लीजिएगा, इसका मात्रक है वोल्ट। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों को? तो इसी के साथ में आज आपके चुंबकीय प्रेरण के जो दो नियम है, पहला और दूसरा, दोनों कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ आज आपने समझ लिया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आपको जो है ये चीजें सब समझ में आ गई होगी, इनको आप नोट डाउन भी कर चुके होंगे। तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। यदि आप लोगों को समझ में आया हो और पढ़ने का मजा आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ हो सकता है कुछ विद्यार्थी सोचे कि सर जो है इतनी क्लास हुई लेकिन आपने कोई मजाक मस्ती शायरी वगैरह, तो देखिए दोस्तों, मैं जो है एक सीरियस टीचर हूँ, सीधी सी बात है। मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एकदम पढ़ाई के साथ में पढ़ाई केवल, और बीच बीच में हंसी मजाक तब जब 2-4 घंटे की क्लास हो, है ना। और ऑफलाइन में ही मजाक मस्ती करनी चाहिए, ऑनलाइन में फिर वो बहुत ज्यादा ही कुछ शॉर्ट्स न वॉर्ट्स बनाने लग जाते हैं, अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं करूंगा। आप पढ़िए, पढ़ने में मस्त रहिए, पढ़ाई में आपको एकदम A1 कंटेंट दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।